सो हेलो गाइस, वेलकम टू बैलेट स्टडी। आ गई है आपके सामने एक और अमेजिंग वीडियो, क्योंकि इसमें हम देखेंगे अपने सिविक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हाँ गाइस, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना, क्योंकि गाइस ये क्वेश्चन आपको अपने बोर्ड एग्जाम में एज इट इज देखने मिल सकते हैं। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन इसमें हमसे क्या कहता है। इसमें कहता है डेमोक्रेटिक सिस्टम इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। की जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है ये दूसरी अदर फॉर्म जो गवर्नमेंट है उनसे अच्छा क्यों है। देखो इसमें कुछ रीजन है, वो हम देखेंगे कौन कौन से। देखो इसमें हमसे पहला कहता है डेमोक्रेटिक सिस्टम इज बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। की ज्यादा अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग की डिसीजन मेकिंग क्वालिटी को जो है इंप्रूव करती है। और डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ मेथड टू डील विद डिफरेंस एंड कन्फ्लिक्ट की कोई भी डिफरेंस या कन्फ्लिक्ट है तो उससे डील करने में मदद करती है। एंड डेमोक्रेसी अलाउ पीपल टू करेक्ट देयर ओन मिस्टेक, जो लोग की मिस्टेक है उसे सही करने के लिए भी अलाउ करती है। एंड इट इज एन अकाउंटेबल एंड लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, और देखो बाकी का रीजन भी कुछ है क्या, कि इट प्रमोट इक्वालिटी अमंग सिटीजन, सिटीजन जो है उनमें इक्वालिटी लाती है। और देन इसमें हमें दिया है कि इसमें हमें जो है इक्वल वोटिंग राइट्स मिलते हैं और जो लोगों की डिग्निटी है उसका भी ख्याल रखा जाता है। ठीक है, तो गाइस ये कुछ पॉइंट है जिसके लिए हम कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो ज़्यादा अच्छा है किससे, मतलब किसी और अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। ठीक है, चलो ये हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो जाता है। अब देखते हैं अपने सेकंड वाला। इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है व्हाई डू वी फाइंड द बेल्जियन मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड, हाउ हैज इट हेल्प टू प्रिवेंट कंफ्लिक्ट एंड डिवीजन ऑफ द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइन। मतलब इसमें बेसिकली हमसे ये कहा है कि जो बेल्जियन का मॉडल है ये इतने कॉम्प्लिकेटेड क्यों है और कैसे ने प्रिवेंट किया है, मतलब कंट्री के डिवीजन को और उसके कंफ्लिक्ट को, मतलब जो कंट्री में डिवीजन कंफ्लिक्ट होते हैं उससे कैसे इन्हें प्रिवेंट किया। चलो देखते हैं। तो देखो जो इसमें हम पहले देखेंगे, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट मेड बाय बेल्जियन लीडर वर डिफरेंट एंड मोर इनोवेटिव देन एनी अदर कंट्री। की जो बेल्जियम के लीडर है ना, तो इन्होंने जो ये मतलब जो इन्होंने पावर शेयरिंग अरेंजमेंट किए हैं वो बहुत डिफरेंट है और इनोवेटिव है बाकी कंट्रियों के मुकाबले हम देखें तो। ठीक है, और देखो इन्होंने जो है हम कह सकते हैं 4 साल में, मतलब जो इन्होंने 4 अमेंडमेंट किए हैं किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब 4 बार इसे सुधारा है। कब से कब तक, 1970 से 1993 तक। ठीक है, और देखो अब देखते हैं जो बेल्जियन मॉडल है मतलब इसके क्या मेन एलिमेंट है। ठीक है, तो वो देखते हैं कि भाई क्या है। तो देखो पहले इसमें कहता है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोस्क्राइब द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मेंबर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, नो सिंगल कम्युनिटी कैन टेक डिसीजन यूनिलैटरली। ठीक है, तो इसमें ये कहता है कि बेसिकली कि जो डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर हैं वो इक्वल हैं कहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट में, और कोई भी कम्युनिटी को मतलब जो डिसीजन है वो यूनिलैटरली नहीं ले सकती। ठीक है, इसमें पहला यह है। और बाकी देखो इसमें पॉइंट क्या है, वो कहता है द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और ब्रसल द कैपिटल हैज सेपरेट गवर्नमेंट वेयर बोथ द कम्युनिटी हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, मतलब जिनकी कैपिटल है उसमें भी जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट क्या है, थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच फ्रेंच जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव। दिस गवर्नमेंट कैन डिसाइड ऑन कल्चरल एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। मतलब ये कहता है कि जो इन्होंने जो कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई है ये कल्चरल एजुकेशन और जो लैंग्वेज रिलेटेड इशू है इन पे ये काम करती है। ठीक है, चलो गाइस ये हमारा हो जाता है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे जो कि थर्ड वाला। इसमें कहता है व्हाट इज मीन बाय सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। मतलब जो चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है इसका मतलब क्या है ये हमें बेसिकली बताना है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंश्योर द पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। मतलब जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का, किसमें, जो गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स है कौन कौन से आपको पता होना चाहिए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। इनके मतलब का इससे हमको पता है क्या, देखो लेजिस्लेचर जो लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो लॉ को एग्जीक्यूट करता है, और जुडिशरी जो देखता है कि लॉ सही से इंप्लीमेंट किया गया है या नहीं। ठीक है, और देखो अगला इसमें इट अलाउड डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट प्लेस एट सेम लेवल ऑफ एक्साइज डिफरेंट पावर। कि ये जो है अलाउ करता है डिफरेंट ऑर्गन जो है गवर्नमेंट के उन्हें कि वो सेम लेवल पे जो है पावर, डिफरेंट पावर को जो है एक्सरसाइज कर सके। ठीक है, और देखो अगला कहता है द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज आल्सो कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। और यही जो सिस्टम है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, इसे जो है चेक एंड बैलेंस का सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, और देन दिस सिस्टम इंश्योर दैट नन ऑफ दीज ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर, ईच ऑर्गन चेक द अदर। मतलब इसमें बेसिकली सिंपली ये कहा है कि जो मतलब एक ऑर्गन है इसमें देखा जाता है कि कोई एक ऑर्गन जो है वो अनलिमिटेड पावर इंजॉय नहीं करे और जो बाकी का ऑर्गन है वो देखते हैं कि ऐसा ना हो। ठीक है, तो ये सब इसमें दिया है। तो गाइस ये था मतलब हमारा किसका, चेक एंड बैलेंस का। ठीक है, जो हमसे इसमें पूछा था। अब आते हैं गाइस अगले क्वेश्चन पे। इसमें क्या कहा है, तो देखो इसमें कहा लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज इज द मेजर चैलेंज टू पॉलिटिकल पार्टीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, एनालाइज द स्टेटमेंट। मतलब बेसिकली इसमें हमसे कहा है
कि जो मतलब पार्टीज है उनकी अपनी जो डेमोक्रेसी की कमी है उस मतलब वो कैसे एक मेजर चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, ये हमें इसमें बताना है। चलो देखते हैं। तो इसमें हमारे सामने कुछ पॉइंट आते हैं, वो क्या आते हैं कि देखो मोस्ट पॉलिटिकल पार्टी डू नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर। चलो जो बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ओपनली और जो ट्रांसपेरेंट मैनर में उन्हें मतलब उस वे में जो काम नहीं करती हैं। और इसमें हम देखेंगे कि इसकी वजह से जो ऑर्डिनरी मेंबर है वो मतलब सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड नहीं होती। और देखो एक इसमें अगला पॉइंट में ये लिखा है कि देयर आर वेरी फ्यू चांस फॉर ऑर्डिनरी मेंबर टू राइज टॉप इन द पार्टी। मतलब जो ऑर्डिनरी मेंबर ये वर्कर है उसके लिए बहुत मुश्किल है कि वो पार्टी की टॉप पोजीशन पर आ सके। क्यों? क्योंकि देखो इसके पीछे रीजन सुनो। रीजन ये कि देखो हर पार्टी का एक मेन लीडर होता है और वो चाहता है कि उसकी फैमिली के मेंबर जो है वो टॉप पोजीशन होल्ड करें। वो नहीं चाहता कि कोई बाहर वाला मतलब कोई और जो है वो पोजीशन मतलब ये पावर ले ले, ठीक है। इसलिए वो जो ऑर्डिनरी मेंबर को वर्कर को इसलिए चांस ही नहीं मिलता कि वो आ सके, ठीक है। और देखो अगले पॉइंट में भी यही कहता है कि जो फैमिली मेंबर है बेसिकली वही जो टॉप पोजीशन पर रहते हैं, ठीक है। तो गाइस ये जो है कमी है, ठीक है। तो ये डेमोक्रेसी की हम इसमें कह सकते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टीज की जो इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी है जो वो ये नहीं करती है, ठीक है। तो इसमें गाइस ये था। चलिए आते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। और देखो अब आता है फिफ्थ वाला। इसमें कहता है व्हाट इज मल्टी पार्टी सिस्टम, बाय हैज इंडिया अडॉप्टेड अ मल्टी पार्टी सिस्टम। क्यों ना मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है और इंडिया ने इसे अडॉप्ट क्यों किया। चलो देखते हैं पहले इसका मतलब कि मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है। देखो जब दो से ज्यादा पार्टीज पर रीजनेबल चांस होता है कि वो पावर्स में आ सकती हैं अपने दम पे, ये किसी के साथ हम कहें तो जुड़ के मतलब जैसे कोलिजन गवर्नमेंट इसमें बनती है तो उसे हम बेसिकली मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। और देखो इसमें ये भी दिया है कि पार्टी सिस्टम कोई ऐसी चीज नहीं है जो मतलब एकदम से कोई कंट्री चूज कर सकती है। इसके पीछे जो है डिपेंड करता है कि जो उसका सोशल डाइवर्सिटी उसकी रीजनेबल डाइवर्सिटी जो है वो कैसी है, ठीक है। और इसलिए देखो हम इसमें पॉइंट यही देखेंगे कि इंडिया ने इसे अडॉप्ट इसलिए किया क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है इन टर्म ऑफ हम कहें तो मतलब उसकी जोग्राफिकल और सोशल डाइवर्सिटी के, ठीक है। इसलिए जरूरी है कि एक ऐसी पार्टी आए जो डिफरेंट ओपिनियंस और इंटरेस्ट को जोड़े और उन्हें मतलब सबको सुने और एक जो है सही डिसीजन पे आए। तो उसके लिए बेस्ट है गाइस मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक है। इसलिए इंडिया में यह है। और देखो बाकी पॉइंट में भी आप यही देखोगे, ठीक है। चलो ये हमारा हो जाता है। अब आते हैं गाइस सिक्स्थ वाले पे। इसमें क्या दिया है, इसमें दिया हाउ वुड यू एक्सप्लेन द सिचुएशन विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज इन कंट्री। क्योंकि अगर किसी कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं हुई तो क्या होगा। देखो क्या क्या सिचुएशन होगी वो हम देखते हैं। देखो पहले इसमें दिया है कि भाई इमेजिन करते हैं कि किसी कंट्री में है ही नहीं पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, तो उसके जो कैंडिडेट है वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो कोई भी जो है एक प्रॉमिस जो है लोगों से नहीं कर पाएंगे, या हम कहें तो कोई भी एक मेजर पॉलिसी चेंज नहीं आ पाएगा, ठीक है। पहली बात ये। अगली देखो जो गवर्नमेंट है वो तो बन जाएगी लेकिन उसकी यूटिलिटी जो है वो अनसर्टेन रह जाएगी, ठीक है। और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो सिर्फ रेस्पॉन्सिबल होंगे कंस्टिट्यूएंसी पे, वो कंट्री के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। और देखो अगले पॉइंट पे भी हम यही देखेंगे कि मतलब कोई भी कंट्री को नहीं देखेगा कि कंट्री आखिर कैसे चलनी चाहिए, या हम कहते हैं बहुत मैसी सिचुएशन हो जाएगी अगर ऐसा हुआ तो, ठीक है। और देखो बाकी के पॉइंट में भी यही दिया है कि अगर इलेक्शन जो है पॉलिटिकल पार्टीज के बिना हुए तो वो रेस्पॉन्सिबल होंगे डिसइंटीग्रेशन के लिए। और जो मतलब इतनी बड़ी सोसाइटी होती है उन्हें जरूरत होती है कि एक ऐसी गवर्नमेंट फॉर्म हो जो डिफरेंट ओपिनियंस और इंटरेस्ट को जोड़ कर रखे, ठीक है। तो गाइस ये है इसमें कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं हुई तो सिचुएशन कैसी होगी, ठीक है, ये हमने देखा। अब देखते हैं गाइस अगला क्वेश्चन इसमें है व्हाट इज कास्टिज्म, हाउ कास्टिज्म इन इंडिया डिफरेंट एज कंपेयर टू अदर सोसाइटी। कि आखिर कास्टिज्म है क्या और कैसे इंडिया में जो कास्टिज्म वो डिफरेंट है बाकी सोसाइटी से, ठीक है, ये हमें बताना है। देखो पहले बेसिकली इसे डिफाइन करते हैं कास्टिज्म को। तो वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल इनटू सोशल ग्रुप फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज वर्क डाइट आर नॉन एज कास्ट सिस्टम। द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया इज बेस्ड अपॉन द कास्ट सिस्टम, ठीक है। तो इंडिया का जो सोशल स्ट्रक्चर है बेस है किस पर, कास्ट सिस्टम पे। अब देखो इसमें हमें दूसरा आंसर करना है वो क्या, हाउ कास्ट इज बीन इंडिया डिफरेंट एज कम्पेयर टू अदर सोसाइटी, मतलब दूसरी सोसाइटी से अलग कैसा है, ठीक है, ये हमें बताना है। तो देखो पहले पॉइंट में हम यही देखेंगे कि ये सुपीरियोरिटी इंफीरियोरिटी के ऑर्डर में इसलिए है, ठीक है। और जो ये एसोसिएट है किससे, इंडियन एग्रेरियन या हम कहें तो एग्रीकल्चरल सोसाइटी है, ठीक है। और देन लास्ट पॉइंट में इसमें आप देखोगे जो ये कास्ट और ट्रेंड में मतलब जो इतना नेचर में उसकी फंक्शनिंग में जो चेंज आया है उससे इफेक्ट हुआ है किसमें, जो ये सोशल ग्रुप है इनके क्लासिफिकेशन में, ठीक है, इंडिया में, ठीक है। ये हमने इसमें देखा। चलिएगा इस हमारा हो जाता है सेवंथ वाला। अब देखते हैं अपना एट्थ वाला। इसमें क्या है, इसमें दिया है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट सपोर्ट स्टेटमेंट विद आर्गुमेंट। अब देखो इसमें एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो लाइन है ना, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ये आपके बुक की लाइन है। जी हाँ, ये आपकी एनसीईआरटी की ही लाइन है। और ऐसी लाइन आपसे दी जाती है, इनमें आगे क्या होता है, एक्सप्लेन लिख देते हैं, स्टेटमेंट लिख देते हैं, ये सब इसमें दिया जाता है। जैसे इसमें भी लिखा है सपोर्ट द स्टेटमेंट विद आर्गुमेंट।
तो ये गाइस ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप एनसीईआरटी रीड करो तो उसे ऐसा पढ़ो कि मतलब इस अप्रोच से पढ़ो कि अगर इस लाइन पे कोई क्वेश्चन बनता है तो मैं उसे कैसे करूंगा एग्जाम में, ठीक है। तो अगर आप इस अप्रोच से पढ़ोगे तो बहुत अच्छा होगा। इसलिए गाइस इंपॉर्टेंट है आप एनसीईआरटी को तो अच्छे से पढ़ें और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करें जिससे आपको पता चले कि आप कहाँ स्टैंड करो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है और गाइस ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि काफी बार आए हुए भी हैं बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। तो उम्मीद है कि आ जाए और काफी बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, इसमें बताना है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्यों है। तो देखो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैंड एट अ मच बेटर पोजीशन देन इट्स अल्टरनेटिव। तो मतलब जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ज्यादा अच्छी पोजीशन पे है अगर इसको अल्टरनेटिव के मुकाबले में देखें, ठीक है। और देखो अगले में दिया है इट मे बी स्लो, लेस एफिशिएंट, नॉट ऑलवेज वेरी रेस्पॉन्सिव और क्लीन, बट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट। मतलब इसमें ये दिया है कि ये चाहे मतलब हल्के हो, इस मतलब इसमें डिसीजन हल्के लिए जाए, ये लेस एफिशिएंट हो, ये इतनी ज्यादा रेस्पॉन्सिव ना हो, लेकिन अगर है तो ये लोगों की अपनी गवर्नमेंट, ठीक है, ये इसमें दिया है। और यही मतलब यही जो लोगों का इसके लिए इतना सपोर्ट है, इतना इमेंस सपोर्ट है, यही जो है इसे हम कह सकते हैं एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट बनाता है, ठीक है। तो चलो गाइस ये हमारा हो जाता है। अब देखते हैं अपना अगला जो कि 9th वाला, इसमें हमें दिया है कि state the recent efforts and suggestion in our country which are implement for reforming the political parties। तो मतलब पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने के लिए कौन कौन से एफर्ट्स लिए गए हैं और कौन से लिए जा सकते हैं वो हमें सजेस्ट करने हैं, ठीक है। चलो देखते हैं इसमें। देखो पहले इसमें हमारे सामने गाइस क्या आएगा, इसमें हमारे सामने आएगा एंटी डिफेक्शन लॉ। तो देखो इसमें कहता है कि अगर कोई भी एमपी एमएलए अगर अपनी पार्टी चेंज करता है इलेक्शन के बाद, मतलब किस लिए वो चेंज करेगा, ये पैसों के लिए चेंज कर सकता है, ये मिनिस्टर कोई हायर पोजीशन से मिल जाए इसलिए चेंज कर सकता है, तो वो अपनी जो सीट है लेजिस्लेचर से वो खो देगा, ठीक है, ये इसमें है। और देखो इसमें एफिडेविट भी है, मतलब ये मैंडेटरी किया गया है कि हर जो कैंडिडेट है वो अपना एफिडेविट जो है फाइल करे, क्यों, क्योंकि इसमें जो है उसकी प्रॉपर्टी, उसके क्रिमिनल केसेस की इंफॉर्मेशन होती है इसलिए, ठीक है। और देखो इसमें और भी ये क्या है कि इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर पास किया है क्या, इसमें नेसेसरी है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो अपने इलेक्शन है वो ऑर्गेनाइज करें और जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो फाइल करें, ठीक है। और देखो लास्ट वाल जो ये मतलब एक सजेशन है, इसमें क्या है कि जो 1/3 पार्टी टिकट है वो वुमेन कैंडिडेट को देने चाहिए, क्यों, क्योंकि वो भी जो है डिसीजन मेकिंग बॉडीज में जो है हिस्सा बन सके इसलिए, ठीक है। चलो गाइस ये हमारा हो जाता है। अब आते हैं अपने लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें क्या दिया, इसमें दिया डेमोक्रेसी अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल, कि कैसे डेमोक्रेसी जो अकोमोडेट करती है सोशल डाइवर्सिटी को, गाइस ये भी आपकी बुक की लाइन है, ठीक है। चलो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें देखो हम लिखेंगे कि मतलब इक्वालिटी इज मेंटेन एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन इज गिवन टू ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रिएट, कलर एक्सेट्रा। मतलब देखो डेमोक्रेसी की सबसे अच्छी बात यही है कि इक्वालिटी मेंटेन करती है भाई, चाहे तुम किसी भी कास्ट, किसी भी कलर या किसी भी क्रिएट के हो, वो ये इक्वालिटी मेंटेन करती है। और अगले पॉइंट में ये दिया है इट एंश्योर दैट मेजोरिटी ऑलवेज वर्क इन कॉपरेशन विद माइनॉरिटी, जो मेजोरिटी में है वो माइनॉरिटी के साथ मतलब कोऑपरेटिव रहे इसलिए, ठीक है। और देन इट इज नेवर ट्राई टू गिव अनड्यू प्रेफरेंस टू एनी वन इन द मेजोरिटी, मतलब ये किसी को भी मेजोरिटी में जो प्रेफरेंस नहीं देती। और देन इसमें हमें दिया इट वाज बेटर पॉसिबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंस पॉजिटिवली, मतलब इसमें एक हम कह सकते हैं एक अच्छी पॉसिबिलिटी है कि ये सोशल डिफरेंसेस को अच्छे से हैंडल कर सके। और देन इसमें लास्ट पॉइंट में दिया है डेमोक्रेसी इज बेस्ट फॉर्म टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट बिकॉज ऑफ द इंडिपेंडेंट जुडिशरी। यस गाइस, मतलब जो डेमोक्रेसी है वो अच्छे से जो इश्यूज को हम कह सकते हैं रिजॉल्व कर सकती है, और मतलब क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है इसलिए, ठीक है। चलो गाइस ये हमारे हो जाते हैं और इसी के साथ ये हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये, आपके एग्जाम में काफी बार अगर हम देखें प्रीवियस ईयर देखें तो गाइस ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। और गाइस अब भी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो सिविक्स में इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, इसमें क्या कुछ लिमिटेड चीज़ें होती हैं जो हमसे पूछी जाती है। इसमें आपको बस ये मैंने इंपॉर्टेंट एक चीज़ बताई आपको कि लाइन उठा के दे देंगे, आपको उसका आगे लिख देंगे एक्सप्लेन ये सपोर्ट द स्टेटमेंट, और आपको बस उसका आंसर करना है। इसलिए गाइस इंपॉर्टेंट है कि आप सभी कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखें, ठीक है। चलो इनकी प्रैक्टिस कीजिए। और गाइस चलो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस कर लीजिए ताकि आपको बाकी वीडियोस मिल सके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलो मैं मिलूंगा आपसे अगली सुपर डुपर अमेजिंग एंड इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक बने रहे अपने प्यारे वाले स्टडी के साथ।